दोस्तों, द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 17। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, इस कहानी में मैंने कुछ प्रोडक्ट भी टैग किए हैं। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वहां से खरीद सकते हैं और अगर आपको कोई भी चीज़ सस्ती खरीदनी है तो हमें बताइए, हम आपके लिए ढूंढ कर इस वीडियो में अगली वीडियो में टैग कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। T1 ने चांद को पहचान कर एक जहरीली आवाज में कहा, राज गुप्ता का वो वफादार। 15 साल पहले भी तू उस हवेली में भौंक रहा था, राज भी तू भौंक रहा है। मुझे ताजुब है कि तू आज तक जिंदा कैसे है। चांद ने दर्द से तड़पते हुए अपनी आंखों में कोई खौफ नहीं आने देकर कहा, जब तक लायन जिंदा है हम जैसे वफादार कभी नहीं मरेंगे। T1 ने अपनी पिस्तौल निकाली। उसने उस साइलेंसर लगी गन की नली को चांद अंसारी के माथे के बिल्कुल बीचों बीच टिका दिया। डॉक्टर सान्या और बाकी दोनों वैज्ञानिक ये नजारा देखकर चीखने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं, प्लीज प्लीज इन्हें मत मारो, नहीं। T1 की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। बस एक हल्का सा दबाव और चांद अंसारी का सिर उस सड़क पर बिखर जाता। लेकिन तभी T1 के शातिर और खौफनाक दिमाग में एक और जहरीला ख्याल आया। उसने अपनी उंगली ट्रिगर से हटा ली और गन वापस अपने ओवरकोट में रख ली। T1 ने अपनी भारी आवाज में कहा, नहीं, तुझे यहां सड़क पर मारना बहुत आसान सजा होगी। जब तक लायन को दर्द होगा तब तो वो अपने खास लोगों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखेगा। वो सूटकेस तो मुझे मिल गया है, लेकिन उस फॉर्मूले को डिकोड कैसे करना है वो सिर्फ ये तीनों साइंटिस्ट जानते हैं। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। T1 ने अपने कमांडोज की तरफ मुड़कर आदेश दिया। T1 ने दहाड़ कर कहा, इन चारों को उठाओ, इनके मुंह पर टेप लगाओ और इन्हें अपनी ब्लैक साइड्स पर ले चलो। लायन जहां आएगा तो उसे सिर्फ राख और उसे हारने का एहसास मिलेगा। मैं चाहता हूं कि वो तड़पे और वो पागलों की तरह हमें ढूंढे। जब वो पूरी तरह से टूट जाएगा तब मैं उसके सामने इन लोगों को एक एक करके काटूंगा। आगे से उसके कमांडोज ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, यस मस्ट माइंड। ट्रेनेट कार्टल के उन भारी भरकम कमांडोज ने तुरंत चांद अंसारी को कॉलर से घसीट कर जमीन से उठाया। चांद के मुंह पर एक मोटा सा डक टेप चिपका दिया और उसके हाथों को पीछे की तरफ जिप टाई में बांध दिया। डॉक्टर सान्या, डॉक्टर स्नाइडर और यामामोतो ने भी उस जानवरों की तरह घसीट कर बिना नंबर प्लेट वाली उस काली वैन में ठूंस दिया गया। डॉक्टर सान्या रोते हुए पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद लायन किसी चमत्कार की तरह धुंध से बाहर आएगा और उन्हें बचा लेगा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध, आग और T1 के खौफनाक कमांडोज थे। T1 ने उस जलती हुई एसयूवी की एक आखिरी नजर डाली। उसने जब अपनी जेब से ट्राइडेंट कार्टल का एक छोटा सा धातु का लोगो निकाला और उसे सड़क पर खून के पास फेंक दिया। ये लायन के लिए एक सीधा मैसेज था, एक चुनौती थी। T1 ने हुक्म देकर कहा, चलो अब। वो अपने आर्म्ड मैकबे में जाकर बैठ गया। कमांडोज अपनी वैन और एसयूवी में बैठ गए। इंजन की भारी आवाजों के साथ वो मौत का काफिला उस धुंध भरे हाईवे पर आगे की तरफ निकल गया और कुछ ही पलों में अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जहां जैसे कोई आया ही नहीं था। पीछे छूट गया तो वो पुराना टोल प्लाजा और जलती हुई गाड़ी की लपटें, बिखरा हुआ कांच, ताजे खून की बदबू और वो खौफनाक दम घोटू सन्नाटा। इसके ठीक 4 मिनट बाद दूर से हवा को चीरती हुई किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसी आवाज आई। यह अभिनव की फोर्ड एंडेवर का इंजन था, जो अपनी आखिरी लिमिट पर दौड़ रहा था। गाड़ी के हेडलाइट्स ने उस धुंध को चीर दिया और उस जलती हुई टोल प्लाजा के मंजर को रोशन किया। अभिनव ने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। स्क्रिच! टायर सड़क पर बुरी तरह से घिसटे और गाड़ी उस जलती हुई एसयूवी से कुछ मीटर दूर जाकर जोरदार झटके के साथ रुक गई। अभिनव ने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि दरवाजे का कब्जा लगभग टूट गया। वो एक झटके में बाहर निकला। उसके हाथ में इटालियन कॉम्बैट टैगर था। उसकी आंखें पागलों की तरह हर दिशा में घूम रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। पूरा शरीर किसी ट्रिगर की तरह तना हुआ था। तभी अभिनव की वो गगन भेदी दहाड़ उस सुनसान हाईवे पर गूंज गई, चांद अंकल, चांद अंकल। लेकिन जवाब में
कोई आग के लपटों के चट चट जलने की आवाज आई। कोई हलचल नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अभिनव दौड़कर उस जलती हुई गाड़ी के पास गया। आग की तपश इतनी भयंकर थी कि अभिनव के चेहरे की त्वचा झुलसने लगी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने जलती हुई गाड़ी के अंदर झांक कर देखा। वहां सिर्फ कंकाल बचे थे, जो पूरी तरह से जलकर कोयला हो चुके थे। ये चांद अंसारी को 4 वफादार लड़के थे, जिन्होंने आखिरी सांस तक प्रोजेक्ट संजीवनी को बचाने की कोशिश की थी। ये देखकर अभिनव के पैर लड़खड़ा गए। उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं। वो पागलों की तरह आसपास भागने लगा। तभी अभिनव धुंध में भागता हुआ चीख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर शान्या, डॉक्टर शनाइडर। लेकिन वहां अब कोई नहीं था। इसके बाद अभिनव उस वापस जगह पर आया और कुछ देर पहले जहां संघर्ष हुआ था उसकी नजर जमीन पर पड़ी ताजा खून पर और खून के उस दलदल के पास टूटे हुए चश्मे का एक फ्रेम पड़ा था। ये चांद अंसारी का चश्मा था और उसी चश्मे के पास खून से सना एक सफेद कोट का टुकड़ा पड़ा था, जो डॉक्टर सान्या का था। अभिनव ने घुटनों के बल बैठकर उन चीजों को अपने कांपते हुए हाथों से उठा लिया, और जब उसने चांद अंसारी के टूटे हुए चश्मे को देखा तो अभिनव के अंदर का वो इंसान, वो बेटा जो 10 साल से सिर्फ दर्द सह रहा था, वो पूरी तरह से टूट गया था। चांद अंसारी सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो अभिनव के पिता का दोस्त था। और जब अभिनव 15 साल का एक बेबस बच्चा था, तब चांद अंसारी ने उसे अंडरवर्ल्ड की दलदल में एक पिता की तरह संभाल लिया था। और आज आज उसी चांद अंसारी को T1 ने उठा लिया था। तभी अभिनव की नजर सड़क पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। ये धातु का बना हुआ लाल रंग का त्रिशूल था। उस त्रिशूल को देखते ही अभिनव के दिमाग की सारी नसें फटने की कगार पर पहुंच गई। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह T1 की चुनौती थी। T1 उसे बताकर गया था, हाँ, मैं आया था और मैं तेरे अपनों को लेकर जा रहा हूं। अभिनव ने उस त्रिशूल को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि त्रिशूल के नुकीले सिरे अभिनव की हथेली को चीरकर मांस में धंस गए। खून की बूंदें उसकी हवेली से टपक कर सड़क पर गिरने लगी। लेकिन अभिनव को उस शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके दिल में जो दर्द उठ रहा था वो दुनिया के हर दर्द से बड़ा था। अभिनव घुटनों के बल बैठा, जमीन को घूरता रहा। उसने लगातार रोकर कहा, वो मेरे लोगों को ले गया। फॉर्मूला, डॉक्टर, चांद अंसारी सब चले गए। मेरी एक गलती और मेरे एक ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं T1 को फंसा लूंगा, लेकिन वो शैतान मुझसे भी ज्यादा खौफनाक निकला। अभिनव को लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। 10 साल पहले भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया, और आज वो अपने लोगों को भी नहीं बचा पाया, जिन्होंने संजीवनी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी अचानक अभिनव का वो दर्द, वो लाचारी, वो घुटन एक भयंकर, जहरीले और प्रलयंकारी लावे में तब्दील हो गई। अभिनव ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया। उसकी गर्दन की नसें तन कर बाहर आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और खौफनाक हो चुकी थी। और फिर उस अंधेरे और धुंध भरे हाईवे पर लायन की एक ऐसी दर्दनाक, खौफनाक और रूह को कपा देने वाली दहाड़ गूंजी, जिसने आसपास के पेड़ों के पत्तों को भी हिलाकर रख दिया। उसने चिल्लाकर कहा, T1! अभिनव की यह चीख कोई आम चीख नहीं थी। ये एक घायल शेर की दहाड़ थी। जब शेर घायल होता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो 1000 गुना ज्यादा खूंखार और जानलेवा बन जाता है। अभिनव वहीं सड़क पर बैठकर हाँफ रहा था। उसके हाथों में खून टपक रहा था। तभी दूर से गाड़ियों के सायरन और टायरों की घसीटने की आवाज आने लगी। 4-5 काली एसयूवी गाड़ियां फुल स्पीड में आकर अभिनव की गाड़ी के पीछे रुकी। इन गाड़ियों से फरहान खान द बीस्ट, विक्रम और उनके दर्जनों हथियारों से लैस कमांडोज बाहर निकले। फरहान खान की हालात पागलों जैसी थी। अरावली की खदान से उसे जब पता चला कि T1 का असली हमला हाईवे पर हुआ है, तो वो अपनी जान पर खेलकर यहां तक पहुंच गया। फरहान ने जब अपनी जलती हुई गाड़ी और उसमें 2 लड़कों को कंकाल को देखा, तो वो उसका खूंखार दरिंदा वहीं सड़क पर गिरा पड़ा। फरहान ने रोते हुए अपना सिर पीट लिया। उसने रोकर कहा, मैंने मेरे लड़के मैंने उन्हें अपने हाथों से तैयार किया था। वो शैतान उन्हें जिंदा जला कर गया है। तब विक्रम भागकर अभिनव के पास आया। उसने देखा कि अभिनव घुटनों के बल बैठा है और उसके हाथ से खून बह रहा है। विक्रम ने घबराकर अभिनव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लायन,
आप ठीक हैं? चांद अंसारी कहाँ है? वो साइंटिस्ट कहाँ है? उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने अपना सिर धीरे से घुमाया और विक्रम की तरफ देखा। अभिनव की उन आंखों में जो भाव था उसे देखकर विक्रम के पसीने छूट गए। उन आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी, सिर्फ मौत का सन्नाटा था। तब अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी खून से सनी मुट्ठी खोली और लाल त्रिशूल विक्रम के सामने करके कहा, वो उन्हें ले गया विक्रम। अभिनव की आवाज इतनी भारी, इतनी शांत और इतनी ठंडी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन बोल रही है। जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, वो चीखता नहीं है, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर फरहान खान जमीन से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक पागलपन आ गया था। उसने खड़े होकर कहा, ले गया? मतलब चांद अंसारी जिंदा है? कहाँ ले गया वो उन्हें? मैं अभी दिल्ली के चप्पे चप्पे में आग लगा दूंगा। मैं उस T1 की बोटी बोटी नोच लूंगा। अभिनव ने फरहान के सीने पर अपना खून से सना हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ फरहान, तुम्हारे इस गुस्से से हमें वो नहीं मिलेंगे। T1 कोई आम गुंडा नहीं है, वो एक इंटरनेशनल मास्टरमाइंड है। वो उन्हें किसी ऐसी जगह पर ले गया होगा जहां हमारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने बेबसी से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे लायन? अगर फॉर्मूला और साइंटिस्ट उसके पास है तो वो प्रोजेक्ट संजीवनी को अपने नाम से पेटेंट करवा लेगा और वो चांद अंसारी को तड़पा तड़पा कर मार देगा। उसके यह बात सुनकर अभिनव ने मुड़कर उस जलती हुई गाड़ी को देखा। उसने अपनी लेदर जैकेट की जिप को खोला, उसे ठीक किया। अभिनव ने अपनी उस खौफनाक आंखों से अंधेरे को चीर कर कहा, T1 ने सोचा है कि उसने मेरे लोगों को बंधक बनाकर मुझे कमजोर कर दिया है। उसे लगता है कि वो लायन के सीने पर वार करके जीत गया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आज रात उसने उस मॉन्स्टर को जगा दिया है जिसे मैंने 15 साल से अपने अंदर सुला लिया था। अभिनव अपने कानों में लगे एयरपीस की तरफ घुमा और उसका कमांड नेटवर्क पर गूंज गया। अनिका, छतरपुर के बेसमेंट में बैठी अनिका इस पूरे खौफनाक नजारे को अपने ड्रोन कैमरे के जरिए देख रही थी, लगातार रो रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछी। अनिका ने हकला कर कहा, यस लायन, मुझे बहुत अफसोस है अभिनव, मैं उन्हें नहीं बचा पाई। मेरा रडार जैम हो गया था। अभिनव ने बहुत ही प्रोफेशनल और सख्त लहजे में कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अनिका। अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है, अब हिसाब करने का वक्त आ गया। मुझे वो गाड़ियां चाहिए। उसकी बात सुनकर आगे से अनिका ने पूछा, कौन सी गाड़ियां? इधर से अभिनव ने जवाब देकर कहा, जिन गाड़ियों में T1 मेरे लोगों को लेकर यहां से भागा है। उसने इस टोल प्लाजा के रडार और कैमरे जैम किए थे, लेकिन वो पूरी दिल्ली के रडार जैम नहीं कर सकता। उसकी गाड़ियां यहां से जिस दिशा में गई होंगी, शहर के किसी न किसी CCTV, किसी न किसी सैटेलाइट नोड ने उन्हें जरूर कैप्चर किया होगा। अपने सारे डार्क वेब हैकर्स को काम पर लगाओ। मुझे उस काफिले की एक एक सेकंड की लोकेशन चाहिए। मुझे जानना है कि T1 की ब्लैक साइट कहाँ है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, मैं अभी अपने सारे सर्वर्स को डाइवर्ट करती हूँ। अनिका की उंगलियां पागलों की तरह कीबोर्ड पर चलने लगी। अभिनव विक्रम और फरहान की तरफ मुड़ा। अभिनव ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने उस हाईवे की हवा को भी खौफ से भर दिया। उसने जवाब देकर कहा, अपने सारे लड़कों को इकट्ठा करो, पूरी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को अलर्ट कर दो। आज रात द अनब्रोकन की हर एक सिपाही सड़क पर होगा। हमें हथियारों की कोई कमी नहीं चाहिए। मुझे RPG, स्नाइपर राइफल, C4 एक्सप्लोजिव, सब कुछ तैयार चाहिए। फरहान खान ने अपनी पिस्तौल लोड करके कहा, हम एक पूरी फौज खड़ी कर देंगे छोटे मालिक। अभिनव ने उस लाल त्रिशूल को सड़क पर फेंक दिया और उसे अपनी भारी जूतों से कुचल कर कहा, T1 ने मेरे घर में घुसकर आग लगाई है। अब मैं उस शैतान की मांद में घुसूंगा। मैं उसकी उस ब्लैक साइड की एक ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो फॉर्मूला, वो डॉक्टर्स और चांद चाचा, मैं उन्हें वापस लाऊंगा और T1 के वो नकाबपोश खोपड़ी इसी सड़क पर लाकर टांग दूंगा। अभिनव वापस अपनी फोर्ड एंडेवर की तरफ बढ़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहा, चलो आज रात सोने का नहीं है। आज रात हम शिकार नहीं करेंगे, आज रात हम कत्लेआम करेंगे। उसके इतना कहते ही गाड़ियों के दरवाजे बंद हुए। इंजन की बाहरी दहाड़ों के साथ वो पूरा काफिला उस जलते हुए टोल प्लाजा को पीछे छोड़कर अंधेरे में वापस दिल्ली के उस खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ा। लायन अब घायल हो चुका था और एक घायल शेर की वापसी हमेशा मौत का तांडव लेकर आती है।
जो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। T1 ने एक ऐसी जंग छेड़ दी थी जिसका अंजाम सिर्फ एक ही होने वाला था, पूर्ण तबाही। इसी समय उधर दिल्ली के बाहरी इलाके में, जहां कंक्रीट के जंगलों के बीच पुरानी और वीरान इंडस्ट्रियल एरिया की बिल्डिंग्स खंडर बनकर खड़ी है, वहां एक बंद पड़ा गोदाम आज रात साक्षात नर्क का द्वार बना हुआ था। चारों तरफ लोहे की जस्ती चादरें, जंग लगी मशीनें और सड़ांध भरी हवा। ये ओखला का वो इलाका था जिसे पुलिस भी रात के वक्त भूल जाती थी। धुंध और अंधेरे को चीरता हुआ T1 का काफिला उस गोदाम के सामने आकर रुका। गाड़ियों के दरवाजे खुलने की आवाज उस सन्नाटे में किसी बंदूक की गोली की तरह गूंज गई। T1, जो अपने काले नकाब और लाल त्रिशूल के निशान के साथ मौत का पर्याय लग रहा था, गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे उसके ब्लैक ऑप्स कमांडो जानवर की तरह तेजी से हरकत में आई। उन्होंने खींचकर गाड़ियों में से उन चारों इंसानों को बाहर निकाला और जो इस वक्त पूरी दुनिया की तकदीर अपने सीने में दबाए हुए थे। चांद अंसारी, द घोष, डॉक्टर सान्या स्नाइडर और यामामोतो। T1 ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, इन्हें अंदर लेकर जाओ। T1 की रोबोटिक और भारी आवाज ने हवा में जहर घोल दिया। कमांडोज ने चांद अंसारी को बेरहमी से घसीटा। चांद के पैर लहूलुहान हो गए थे, उसकी कलाई टूट गई थी, लेकिन उसके लिए आंखों में अभी भी वो चमक थी जो T1 को चिढ़ा रही थी। उसे और 3 डॉक्टर्स को गोदाम के बिल्कुल बीचों बीच रखी 4 लोहे की मजबूत कुर्सियों पर बिठाकर मोटी जंजीरों से जकड़ दिया गया। T1 धीरे धीरे चलकर चांद अंसारी के सामने आया। उसके नकाब के पीछे से निकलने वाली भारी सांसें चांद के चेहरे पर टकरा रही थी। T1 ने एक खौफनाक फुसफुसाहट के साथ कहा, तो बहुत वफादार है चांद अंसारी। विराज गुप्ता के बाद तूने 10 साल तक विराज के इस पिल्ले को पाला, लेकिन आज तेरी यह वफादारी तुझे मौत देगी। लायन तुझे बचाने जरूर आएगा, और जब वो यहाँ आएगा उसे तू नहीं सिर्फ तेरी लाश मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर चांद अंसारी ने अपने मुंह से खून थुकार एक कमजोर लेकिन खौफनाक हंसी हंसकर कहा, T1, तू आज भी शेर को नहीं पहचान पाया। तू उसे लायन नाम दिया है, लेकिन वो उससे भी बड़ा तूफान है। तूने यहाँ चूहों की फौज लगा रखी है, लेकिन जब वो आएगा ना, तो ये दीवारें भी रास्ता छोड़ देंगी। उसकी ये बात सुनकर T1 ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर रुक गया। उसने मुड़कर पूजा सहगल की तरफ देखा, जो कोने में खड़ी कांप रही थी। उसने मेज पर रखे उस टाइटेनियम के क्रायोजेनिक सूटकेस को उठाकर कहा, पूजा, मेरे साथ आओ। मुझे पता है कि अभिनव मेरा पीछा कर रहा है। वो यहाँ चांद अंसारी की खुशबू सूंघकर जरूर आएगा। उसे आने दो। उसे इस मलबे में अपना बदला ढूंढने दो। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब उसकी ये बात सुनते ही एक कमांडर ने उससे पूछा, लेकिन सर, इन कैदियों का क्या? आगे से T1 ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, इन पर नजर रखो। यहाँ की सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके। जैसे ही लायन की हार्ट मिले, उसे उलझा कर रखना। मुझे फॉर्मूला और पूजा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। T1 जानता था कि अभिनव के पास दिल्ली का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क है, और वो जानता था कि चांद अंसारी को बंधक बनाकर उसने अभिनव को एक चारा दिया है। लेकिन वो ये भी जानता था कि असली इनाम चांद अंसारी नहीं, बल्कि वो सूटकेस है। T1 पूजा सहगल और सूटकेस को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल गया। अपनी आर्म्ड मैक में बैठकर शहर के एक बहुत ही सीक्रेट और सेफ हाउस की तरफ रवाना हो गया। वो लायन को चांद अंसारी के मुंह में फंसाकर खुद सुरक्षित निकल जाना चाहता था। इधर जब ये लोग वहां से निकल चुके थे, तभी उधर रिंग रोड के उस जलते हुए टोल प्लाजा पर अभिनव की आंखों में जो ज्वाला धधक रही थी, वो पूरी दिल्ली को भस्म करने के लिए काफी थी। तभी अभिनव की आवाज किसी गरजते हुए बादल की तरह गूंजी, विक्रम, फरहान, मुझे वफादारी नहीं, नतीजे चाहिए। चांद अंकल और डॉक्टर्स कहाँ हैं? मुझे अगले 30 मिनट में पता होना चाहिए। अगर देर हुई तो मैं शहर का कानून हाथ में ले लूंगा। उसकी ये बात सुनकर विक्रम और फरहान तुरंत हरकत में आ गए। लायन का असली खबरी नेटवर्क अब जा चुका था। ये कोई आम जासूसी नेटवर्क नहीं था। ये लायन का वो सीक्रेट तंत्र था जो पिछले 3 सालों दिल्ली की रगों में लहू बनकर दौड़ रहा था। सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारी, ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर, चाय की टपरी पर बैठने वाले लड़के, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़ी PCR वैन के ड्राइवर, ये सब लायन के कान और आंख थे। वहीं अभिनव अपनी गाड़ी में बैठा था। उसके सामने 3 लैपटॉप खुले थे। अनिका छतरपुर से लगातार डेटा फीड कर रही थी।
अनिका की आवाज एयरपीस में गूंजी। लायन, मैंने दिल्ली के उन सभी रास्तों के सीसीटीवी खंगाल लिए जहां से T1 का काफिला गुजर सकता था। उसने EMP का इस्तेमाल किया, लेकिन शहर के कुछ प्राइवेट सुरक्षा कैमरों का डेटा क्लाउड पर सेव हो गया। एक काली वैन को रोहिणी की तरफ और एक काफिले को ओखला की तरफ जाते हुए देखा गया है। अभिनव की आंखें सिकुड़ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, ओखला, वो खंडरों का इलाका, वहां छिपना आसान है। विक्रम, अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मोड़ो। फरहान, तुम अपने लड़कों को दक्षिणी दिल्ली की नाकाबंदी कर। तब अभिनव का फोन बजा। ये उसके सबसे पुराने खबरी कल्लू का फोन था, जो कबाड़ का काम करता था। कल्लू की आवाज दबी हुई थी। उसने अभिनव को बताकर कहा, बड़े भाई, एक बड़ी खबर है। ओखला के फेज 3 में एक पुराना सरकारी गोदाम है जो सालों से बंद है। अभी वहां से 3-4 काली गाड़ियां तेज रफ्तार में घुसी हैं। और साहब, उन गाड़ियों में जो लोग उतरे उनके पास ऐसी बंदूकें थी जैसी मैंने फिल्मों में नहीं देखी। उसके बाद सुनकर अभिनव ने दहाड़ कर कहा, जल्दी लोकेशन भेजो। उसके इतना कहते ही नक्शा स्क्रीन पर चमक उठा। अभिनव ने एक्सीलेटर पर पैर मारा और टायर सड़क को चीरकर ओखला की तरफ मुड़ गया। रात के 2 बज रहे थे। ओखला का वो गोदाम अब एक छावनी में तब्दील हो चुका था। T1 के कमांडोज ने चारों तरफ स्नाइपर्स तैनात कर दिए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है। अंधेरों में एक परछाई निकली। एक खामोश तीर सीधा छत पर बैठे स्नाइपर की गर्दन के आर पार हो गया। यह लायन के विशेष दस्ते का काम था। अगले ही पल गोदाम का मुख्य गेट पर एक भयंकर धमाके के साथ गेट उड़ा दिया गया। धुएं और आग के गुबार के बीच एक काली परछाई अंदर दाखिल हुई, हाथ में इटालियन कॉम्बैक्ट खंजर और दूसरी तरफ एक ऑटोमेटिक पिस्तौल। ये अभिनव था। उसको देखते ही T1 के कमांडोज ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। इसी के साथ अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। अभिनव किसी बिजली की तरह हरकत कर रहा था। वो मशीनों के पीछे छिपता, हवा में कलाबाजियां खाता और जहां से गुजरता लाशों का ढेर छोड़ता जाता। उसके पीछे विक्रम और फरहान खान अपनी पूरी फौज के साथ अंदर घुस चुके थे। अभिनव ने एक गगनभेदी दहाड़ मारकर कहा, चांद अंकल। एक ही हिस्से के साथ गोदाम के अंदर खूनी जंग छिड़ गई। फरहान खान तो किसी पागल जानवरों की तरह T1 के कमांडोज की गर्दन अपने हाथों से मरोड़ रहा था। विक्रम की गोलियां निशाने पर लग रही थी। अभिनव सीधे गोदाम के उस हॉल में पहुंचा जहां चांद अंसारी डॉक्टर बंधे हुए थे। वहां 8 कमांडोज ने अपनी बंदूकें तानी हुई थी और अभिनव को देखते ही उनके लीडर ने चिल्लाकर कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये सब मारे जाएंगे। उसकी ये धमकी सुनकर अभिनव वहीं रुक गया। उसकी आंखों में वो खौफनाक लायन वाली चमक आ गई। तभी अभिनव ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी मां को मारा, तुमने मेरे बचपन को जलाया, लेकिन आज आज तुम अपने खुदा T1 को बचाने के लिए यहां अपनी बलि दोगे। अभिनव की आवाज इतनी शांत थी कि कमांडोज की रूह कांप गई। इससे पहले कि कमांडोज ट्रिगर दबा पाता, अभिनव ने अपनी कलाई की घड़ी पर एक छोटा सा बटन दबाया। पूरे गोदाम की लाइटें एक भयंकर शॉर्ट सर्किट के साथ बंद हो गई। उसे एक सेकंड के अंधेरे में अभिनव ने वो किया जिसके लिए उसे लायन कहा जाता था। अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दी और खून के छींटों की आवाजें। जब 10 सेकंड बाद विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो 8 कमांडोज अपनी कुर्सियों के पास गिरे पड़े थे। किसी का गला कटा था तो किसी के सीने में अभिनव का खंजर धंसा था। अभिनव चांद अंसारी के पास पहुंचा। अभिनव ने अपने कांपते हाथों से सांद की जंजीरें तोड़कर कहा, चांद अंकल। उसकी आवाज सुनते ही चांद अंसारी ने आंखें खोली और अभिनव को देखकर मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था कि तू आएगा बेटा। इसके बाद अभिनव ने डॉक्टर साने और बाकी दोनों वैज्ञानिक को आजाद किया। सब डरे हुए थे लेकिन सुरक्षित थे। तब विक्रम और फरहान दौड़ते हुए अंदर आए। विक्रम ने हाँफ कर पूछा, छोटे मालिक सब ठीक है? उसकी बात सुनकर अभिनव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर उस खाली मेज पर गई जहां कुछ देर पहले वो टाइटेनियम सूट रखा था। अभिनव का चेहरा सख्त हो गया। उसने पागलों की तरह पूरे हॉल को स्कैन किया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, सूटकेस कहाँ है? अभिनव की आवाज में एक भयंकर तनाव था। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने इधर उधर देखकर कहा, लायन, यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो T1 के कमांडोज, वो शायद। तभी डॉक्टर साने ने कांप कर कहा, नहीं नहीं, वो नकाबपोश T1 उसे लेकर जा चुका है। वो पूजा सहगल के साथ भाग गया। उसकी ये बात सुनते ही विक्रम के पैरों तले की जमीन फिर खिसक गई। विक्रम का माथा पसीने से भीग गया। उसने घबराकर थोड़ी हैरानी से कहा, क्या वो फॉर्मूला चला गया? लायन, अगर वो प्रोजेक्ट संजीवनी T1 के हाथ लग गया तो दुनिया का सबसे बड़ा बायो वेपन बना लेगा।
वो अरबों लोगों की जिंदगी के साथ व्यापार करेगा। हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा। हम हार गए सर। तभी फरहान ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारकर कहा, साला हम वक्त पर नहीं पहुंच पाए। अब वो शैतान उसे दुनिया के किसी कोने में छिपा देगा। पूरे गोदाम में मातम छा गया। द अनब्रोकन की वो पूरी फौज जो जीत का जश्न मनाने वाली थी, अब एक भयंकर हार के डर से कांप रही थी। सबको लग रहा था कि 10 साल की मेहनत और निहारिका गुप्ता का सपना अब हमेशा के लिए एक शैतान की तिजोरी में कैद हो गया है। विक्रम लगभग रोने ही वाला था। उसने घबरा कर कहा, अभिनव, अब क्या होगा? वो फॉर्मूला, वो संजीवनी, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन इस भयंकर तनाव और शोर के बीच एक इंसान बिल्कुल शांत था, अभिनव। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा था और उसने अपना खंजर अपनी बेल्ट में वापस रखा। उसकी आंखों में कोई हार का गम नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमयी शैतानी मुस्कान रेंग रही थी। विक्रम ने जब अभिनव को मुस्कुराता हुआ देखा तो उसे लगा कि शायद सदमे की वजह से अभिनव का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। विक्रम ने अविश्वास में पूछा, लायन, आप मुस्कुरा रहे हैं? तभी अभिनव ने मुड़कर डॉक्टर सान्या की तरफ देखा। डॉक्टर सान्या, जो कुछ पहले रो रही थी, वो अब खामोश हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अभिनव की आंखों में देखकर एक बहुत ही गहरी और विजयी मुस्कान दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, विक्रम जी, आप सबको घबराने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं। डॉक्टर सान्या की आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस था। उसकी ये बात सुनकर पूरा हॉल सन रह गया। फरहान और चांद अंसारी भी हैरान थे। चांद अंसारी ने खांस कर पूछा, आपकी इस बात का क्या मतलब है डॉक्टर? तभी डॉक्टर सान्या ने आगे बढ़कर अभिनव के कंधे पर हाथ रखा। फिर सबकी तरफ देखकर वो राज खोला जिसने बाजी को एक झटके में पलट दिया। डॉक्टर सान्या ने हंसकर कहा, टीवन को लगता है कि वो जीत गया। उसे लगता है कि उसके हाथ में प्रोजेक्ट संजीवनी का खरबों डॉलर का असली फॉर्मूला है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस टाइटैनिक सूट में सिर्फ कांच के टुकड़े और रंगीन पानी है। उसकी यह बात सुनकर विक्रम और फरहान एक साथ चिल्लाकर बोले, क्या? ये कैसे हो सकता है? तभी अभिनव ने खुलकर हंसकर कहा, हाँ विक्रम, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा? मुझे 10 साल से पता था कि T1 किस मिट्टी का बना है। मुझे पता था कि अरावली के खदान से लेकर ऑक्शन हाउस तक हर जगह गद्दार और जासूस छिपे हो सकते हैं। और कल रात जब हमने लैब शिफ्ट करने की बात की थी, तभी मैंने डॉक्टर सान्या से मास्टर प्लान बना लिया था। इसके बाद डॉक्टर सान्या ने डिटेल में बताना शुरू करके कहा, जैसे ही हमने पहला बैच तैयार किया, अभिनव सर ने मुझे हिदायत दी थी कि असली फॉर्मूला कभी भी किसी सूटकेस या फिजिकल हार्ड ड्राइव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव छीनी जा सकती है, सूटकेस लूटा जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने आंखें फाड़कर पूछा, तो असली फॉर्मूला कहाँ है? डॉक्टर सान्या ने अपनी कलाई, जहां पर एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोचिप जैसा टैटू बना था, उसकी तरफ इशारा करके कहा, असली फॉर्मूला वो तो मैंने लैब छोड़ने से पहले एक हाइब्रिड क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया, और उस डेटा का एक्सेस कोड मेरी एक सीक्रेट ईमेल आईडी पर सुरक्षित है, जो दुनिया के 7 अलग अलग एक्सपीरियंस लेयर से ढकी हुई है। तभी अभिनव ने आगे बढ़कर कहा, T1 जिस सूटकेस को लेकर इस वक्त अपनी छाती को लगाए बैठा होगा, उसमें एक छोटा सा ट्रैकर भी लगा है। मैंने उसे वो सूटकेस जानबूझकर लूटने दिया ताकि वो सुरक्षित अपनी मान में घुस जाए। जब वो सूटकेस को खोलने की कोशिश करेगा तो उसे संजीवनी नहीं, बल्कि एक मेरा रिकॉर्डेड मैसेज मिलेगा, वेलकम टू द हेल T1। उसकी यह बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर अब जाकर जान आ गई। उसने अपना सिर पकड़कर कहा, ओह माय गॉड लायन, आप तो साक्षात भगवान निकले। आपने उसे वो सूटकेस पकड़ा दिया और वो साला एक जीपीएस बीकन है। तब अभिनव की आंखों में फिर से खौफनाक एक लेयर आ गई। उसने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, T1 ने सोचा कि वो मेरा शिकार करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने खुद अपनी गर्दन पर फंदा डाल लिया है। अब वो जहां भी जाएगा अनिका उसे ट्रैक करेगी, और असली फॉर्मूला तो डॉक्टर सान्या के दिमाग और उसकी सीक्रेट ईमेल में महफूज है। तभी चांद अंसारी ने फक्र के साथ अभिनव का हाथ थाम कर कहा, राज भाई का बेटा सच में लायन है। इसके बाद अभिनव ने खिड़की के बाहर साउथ दिल्ली की रोशनी की तरफ देखकर अपने ईयरपीस में कहा, अब खेल का आखिरी राउंड शुरू होगा अनिका, क्या तुम्हें सिग्नल मिल रहा है? तभी ईयरपीस में अनिका की खिलखिलाती हुई आवाज आई। उसने हंसकर कहा,
लायन, वो चूहा अपने बिल में पहुंच चुका है। लोधी रोड के एक पुराने बंगले के नीचे एक बहुत ही मजबूत बंकर है। सूटकेस का सिग्नल वहीं से आ रहा है। T1 वहीं है। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने अपनी पिस्तौल लोड की। उसने एक प्रलयंकारी आवाज में कहा, विक्रम, फरहान, चांद अंकल और डॉक्टर्स को सेफ हाउस ले जाओ और बाकी सबको बुलाओ। आज सुबह दिल्ली में सूरज नहीं उगेगा। आज सिर्फ खून की होली होगी। T1 का अंत आज मेरी आंखों के सामने होगा। लायन अब अपनी आखिरी और सबसे भयंकर छलांग लगाने के लिए तैयार था। T1 के पास अब सिर्फ एक खाली सूटकेस था। अभिनव के पास उसकी पूरी लोकेशन और असली संजीवनी का कवच। अब नकाब उतरने वाले थे और हिसाब बराबर होने वाला था। इसी समय उधर दिल्ली की बाहरी सरहदों पर, जहां शहर का शोर पूरी तरह से दम तोड़ रहा था और चारों तरफ वीरान और अंधेरे जंगल का साया था, वहां जमीन के कई फीट नीचे एक ऐसा सीक्रेट बंकर मौजूद था जहां पुलिस और खुफिया एजेंसी को हवा तक नहीं लगी थी। यह ट्राइडेंट कार्टेल का सबसे सुरक्षित और हाई टेक ब्लैक साइट था। इस बंकर की दीवारें 2 फुट मोटी कंक्रीट और टाइटेनियम की परतों से बनी थी। अंदर का माहौल किसी अत्याधुनिक मिलिट्री बेस जैसा था। नीली और सफेद एलईडी लाइट्स पूरे हॉल में एक ठंडी और खौफनाक रोशनी से नहा रही थी। बंकर के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी सी स्टील की मेज रखी थी और उस मेज के ठीक ऊपर वो चीज रखी थी जिसके लिए आज रात दिल्ली की सड़कों पर खून की होली खेली गई थी। प्रोजेक्ट संजीवनी का वो क्रायोजेनिक टाइटेनियम सूटकेस। इस मेज की एक तरफ T1 द मास्टरमाइंड खड़ा था और उसका वो घुटनों पर एक लंबा काला लेदर ओवरकोट, चेहरे पर वो लाल त्रिशूल वाला खौफनाक नकाब अभी भी मौजूद था। उसकी लाल लेंस वाली आंखों उस सूटकेस पर गड़ी थी, जैसे कोई शिकारी अपने सबसे बड़े शिकार को निहार रहा हो। दूसरी तरफ पूजा सहगल बैठी थी और उसका वो ब्लड रेड गाउन धूल और पसीने से खराब हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई खौफ या लाचारी नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही चौड़ी, घमंडी और शातिर मुस्कान खेल रही थी। पूजा सहगल ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों में चमक लाकर कहा, हम जीत गए T1। वो लायन, वो अभिनव खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझ रहा था। उसने ऑक्शन हाउस में मुझे नीचा दिखाया, मेरी कंपनी को तबाह किया, लेकिन अंत में, आखिर में हमारी जीत हुई। ये फॉर्मूला अब हमारे पास है। 10 साल की मेहनत और वो बेवकूफ निहारिका गुप्ता का सपना अब अब मेरी मुट्ठी में है। तभी T1 ने भारी लेदर ग्लव्स वाले हाथ से उसके सूटकेस के बने लायन के लोगों को छुआ। T1 की वो रोबोटिक और गूंजती हुई आवाज उस शांत बंकर में गूंजी। वो पिल्ला भावनाओं का गुलाम है पूजा। उसने सोचा कि वो मुझे अपनी चाल में फंसा लेगा, लेकिन वो तो ये भूल गया कि जब अपने पर बात आती है तो शेर भी शिकार करना भूल कर अपने को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। मैंने उसके सबसे वफादार चांद अंसारी पर वार किया और अपना सबसे बड़ा खजाना खुला छोड़कर भाग गया। ये सूटकेस सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं पूजा, ये लायन की सबसे बड़ी हार का प्रतीक है। उनकी ये बातें सुनकर पूजा पागलों की तरह हंसने लगी। उसने जोर से हंसकर कहा, अब हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे T1? मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी इसे डिकोड करके इसका पेटेंट अपनी एक नई इंटरनेशनल कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं। हम इसे उस लायन के मुंह पर तमाचा मार कर बेचेंगे। दोनों अपने इस ख्याली पुलाव और जीत के नशे में पूरी तरह से चूर थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के बादशाह के घुटनों पर ला दिया, लेकिन अंडरवर्ल्ड के इस शतरंज में जब तक आखिरी मोहरा नहीं कटता तब तक कोई जीत मुकम्मल नहीं होती। तभी बंकर के उस धमघोटू शांति को चीरकर T1 के कोट के जेब में रखा वो हाई सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन जोर जोर से बजने लगा। फोन की घंटी सुनते ही T1 की आंखें लाल हो गई और उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर विक्टर का नाम ब्लिंक कर रहा था। विक्टर को उन्होंने बंकर के बाहर आउटर पैरामीटर और स्कैनिंग जोन की सुरक्षा संभालने के लिए रखा था। T1 ने कॉल रिसीव की और उसे स्पीकर पर डाल दिया। T1 ने अपनी भारी आवाज में ऑर्डर देकर कहा, रिपोर्ट दो विक्टर। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने T1 और पूजा सहगल दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उधर से विक्टर ने घबरा कर कहा, बॉस, खतरा, बहुत बड़ा खतरा बॉस। विक्टर फोन पर पागलों की तरह हाँफ रहा था। उसकी आवाज में ऐसा भयंकर खौफ था जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। पूजा सहगल की वो घमंडी मुस्कान एक झटके में हवा हो गई। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ विक्टर? क्या लायन आ गया? वहीं विक्टर की सांसें उखड़ रही थी। उसने जवाब देकर कहा, नहीं मैम, लायन नहीं, बॉस, वो सूटकेस
जो सूटकेस आप अंदर लेकर गए हैं उसमें बहुत बड़ा धोखा है। मैंने अभी अभी सेफ हाउस के आउटर गेट पर लगे हमारे सबसे बड़े एडवांस लेजर स्कैनर और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से उस सूटकेस का स्कैनिंग लॉग चेक किया है। बॉस, उस सूटकेस की दीवारों के अंदर एक मिलिट्री ग्रेड पैसिव ट्रैकर लगा हुआ है। ये लव स्टीवन के बंकर में किसी परमाणु बम की तरह फटा। तभी पूजा ने हैरानी से घबरा कर कहा, ट्रैकर ट्रैकर। पूजा सहगल का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। आगे से विक्टर ने चीख कर कहा, हाँ बॉस, और वो कोई आम ट्रैकर नहीं है, वो एक डार्क वेब ट्रांसमीटर है। जैसे वो सूटकेस इस बंकर में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के संपर्क में आया है, उसने हमारी एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन सीधे लायन के सर्वर पर भेज दी है। बॉस, बॉस, उन्हें हमारी लोकेशन पता चल चुकी है। टीवन का वो फौलादी शरीर एक पल के लिए पूरी तरह से जम गया। उसका दिमाग, जो हमेशा दूसरों से 10 कदम आगे की सोचता था, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके बिछाए हुए जाल में उसे फंसा लिया है। टी1 ने चिल्लाकर कहा, धोखा, टी1 के साथ धोखा। टी1 ने एक ऐसी खौफनाक और प्रलयंकारी दहाड़ मारी कि दीवारें भी कांप उठी। उसने फोन को इतनी जोर से मेज पर पटका कि फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं पूजा सहगल अपने बाल नोच लग। उसने घबरा कर कहा, हम फंस गए टी1, हम फंस गए, वो लायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने जानबूझकर वो सूटकेस हमारे हाथ लगने दिया। वो सूटकेस एक ट्रोजन हॉर्स था। हमें अभी यहां से निकलना होगा। टी1 की लाल आंखों में अब और एक भयंकर दरिंदगी और गुस्सा उभर रहा था। टी1 ने अपने दांत पीस कर कहा, हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें यहां से जल्द निकलना होगा। लायन और उसकी खूंखार फौज किसी भी सेकंड यहां पहुंचती होगी। यह कहते हुए टी1 मुड़ा और सूटकेस की तरफ बढ़ा। उसने अपनी आवाज पूरी तरह से ठंडी और जहरीली बनाकर कहा, लेकिन हम यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो लायन सोचता है कि वो बहुत शातिर है, उसने हमें ट्रैक कर लिया, लेकिन फॉर्मूला तो अभी भी इस सूटकेस के अंदर है। हम भागने से पहले इसके अंदर से संजीवनी का फॉर्मूला और सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लेंगे। सूटकेस को यहीं छोड़ देंगे ताकि लायन इसी ट्रैकर के पास भटकता रहे। ये कहते हुए टी1 ने उस टाइटेनियम सूटकेस के लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लायन का सूटकेस कोई बच्चे का खिलौना नहीं था। टी1 ने जैसे उस सूटकेस के हैंडल को खींचा, सूटकेस के ऊपर लगे एक लाल रंग की लाइट ब्लिंक होने लगी और एक इलेक्ट्रॉनिक चेतावनी गूंजी, अनऑथराइज्ड एक्सेस, बायोमेट्रिक स्कैन रिक्वायर्ड। यह एक क्रायोजेनिक बायोमेट्रिक सूटकेस था और जो सिर्फ अभिनव के फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन से खुल सकता था। टी1 ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सूटकेस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टाइटेनियम और नैनो क्लेवर का बना हुआ था। तभी टी1 ने सूटकेस पर जोर से मुक्का मार कर कहा, डैम इट, इसे जबरदस्ती नहीं खोल सकते। इसके अंदर एसिड वॉल्व लगे हैं। इसे तोड़ा गया तो अंदर का सारा फॉर्मूला जलकर राख हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आगे से पूजा सहगल ने घबरा कर कहा, तो हम क्या करें? टी1, छोड़ो इस फॉर्मूले को, अपनी जान बचाओ। लायन किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। पूजा सहगल खौफ से कांप रही थी। उसे मौत का साफ साफ डर लग रहा था। उसकी इस बात के जवाब में टी1 ने दहाड़ कर कहा, चुप रहो, मैं टी1 हूं, मैं कभी हार नहीं मानता और खाली हाथ नहीं भागता। यह कहते हुए टी1 ने बंकर के इंटरकॉम का बटन दबाया और उधर से किसी ने फोन उठाया और इधर से टी1 ने कहा, शिवा, अंदर आओ अभी के अभी। महज 10 सेकंड के अंदर बंकर का दरवाजा खुला और एक पतला दुबला चश्मा पहने हुए पसीने से लथपथ नौजवान अंदर आ गया। यह शिवा था, ट्राइडेंट कार्टेल का सबसे तेज और सबसे शातिर साइबर हैकर। उसने अंदर आते हुए कांप कर कहा, जी जी बॉस। शिवा डर के मारे कांप रहा था। टी1 ने उस सूटकेस की तरफ इशारा किया और टी1 ने शिवा की आंखों में अपनी वो खौफनाक लाल आंखें गड़ा कर कहा, मुझे यह सूटकेस खुला चाहिए। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। उसकी यह धमकी सुनकर शिवा की आंखें फटी रह गई। उसने घबरा कर कहा, 2 मिनट? लेकिन बॉस, ये एक मिलिट्री ग्रेड 256 बिट एन्क्रिप्शन वाला बायोमेट्रिक लॉक है, इसे बाईपास करना कम से कम। लेकिन आगे से टी1 ने अपने ओवरकोट से एक भारी डेजर्ट ईगल पिस्तौल निकाली और उसकी नली सीधे शिवा के माथे पर टिका दी। पिस्तौल की वो ठंडी धातु महसूस होते ही शिवा की रूह कांप गई। लेकिन टी1 की आवाज में कोई रहम नहीं था।
सिर्फ मौत का फरमान था, उसने चिल्लाकर कहा। अगर अगले 120 सेकंड में सूटकेस नहीं खुला तो 21वें सेकंड में तुम्हारी खोपड़ी का भेजा इस दीवार पर चिपका होगा। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। ये उसकी धमकी सुनते ही शिवा ने सूखी थूक निगल ली। उसे पता था कि T1 जो कहता है वो करता है। शिवा ने पागलों की तरह अपना लैपटॉप सूटकेस के डेटा पोर्ट को कनेक्ट किया और बंकर में एक खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा छा गया। सिर्फ शिवा की उंगलियों की आवाज गूंज रही थी, खट 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 खट। शिवा की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी रॉकेट या मशीन गन की तरह चल रही थी। उसके माथे से पसीने की धार बहकर चश्मे पर गिर रही थी, लेकिन उसे पहुंचने की फुर्सत नहीं थी। तभी पीछे खड़ी पूजा ने नर्वस होकर कहा, जल्दी करो ना। पूजा सहगल पागलों की तरह अपने नाखून चबा रही थी। वो बार बार बंकर के दरवाजे की तरफ भी देख रही थी। उसे लग रहा था कि अभी लायन यह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। और वहीं T1 अपनी पिस्तौल शिवा के सिर पर तान कर उल्टी गिनती गिन रहा था। उसने गिनकर कहा, 60 सेकंड। T1 की आवाज मौत की घंटे की तरह बज रही थी। शिवा के हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर हजारों कोड्स की लाइनें बारिश की तरह गिर रही थी। वो एल्गोरिदम्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। उसने घबरा कर कहा, फायरवॉल बहुत स्ट्रोंग है बॉस, ये मुझे एक्सेस ही नहीं दे रहा। शिवा रोने लगा। तभी T1 ने अपनी पिस्तौल का सेफ्टी कैच क्लिक की आवाज के साथ हटाकर कहा, 30 सेकेंड। आगे से शिवा ने अपनी कोशिश करते हुए खुद का हौसला बढ़ाकर कहा, कम ऑन कम ऑन। शिवा अपनी आखिरी सांसें दांव पर लगाकर सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने डार्क वेब के एक बैकडोर का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक सेंसर्स के मेन सर्किट को बाईपास करने का कोड रन कर दिया। वहीं T1 की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। उसने गिनती करके कहा, 10, 9, 8। वहीं पूजा सहगल ने अपनी आंखें बंद कर ली। T1 ने आगे कहा, 7, 6, 5। तभी शिवा ने पागलों की तरह चीख कर कहा, बॉस बस 1 सेकंड। उसने कीबोर्ड के एंटर बटन पर पूरी ताकत से उंगली मारी, लेकिन T1 ने अपनी गिनती जारी करके कहा, 3, 2। बीप 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 बीप। तभी अचानक उस क्रायोजेनिक सूटकेस के ऊपर लगे वो लाल लाइट हरे रंग में बदल गई। सूटकेस के अंदर से ठंडी लिक्विड नाइट्रोजन की सफेद भाप बाहर निकलने लगी और उसके भारी टाइटेनियम के लॉक अपने आप खुल गए। शिवा हाफ कर पीछे गिर पड़ा। उसकी सांसें इस कदर उखड़ रही थी जैसे मौत के मुंह से वापस लौट कर आया हो। उसने हकला कर कहा, खुल गया बॉस, मैंने कर दिया। T1 ने अपनी पिस्तौल वापस अंदर रखी। बंकर के अंदर एक अजीब सी जीत की लहर दौड़ गई। पूजा सहगल की आंखें खुशी और लालच से चमक उठी। वो भागकर फिर सूटकेस के पास आई। उसने खुशी में झूम कर कहा, हम जीत गए T1, हमने संजीवनी हासिल कर ली। अब लायन को ढूंढते रहने दो हमारी लोकेशन। हम ये फॉर्मूला लेकर यहां से निकल जाएंगे। पूजा सहगल की तरह वो पागलों की तरह सूटकेस के खुलने का इंतजार कर रही थी। T1 भी अपनी जीत के नशे में चूर था। 10 साल का इंतजार, वो फॉर्मूला अब उसके सामने था। T1 ने अपने दोनों हाथों से उस सूटकेस के ऊपरी ढक्कन को पकड़ा और उसे पूरा खोल दिया। अंदर से वो सफेद ठंडी भाप का बादल उठा और पूरे मेज पर फैल गया। T1 और पूजा सहगल ने अपनी आंखें फाड़कर सूटकेस के अंदर झांका। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर दुनिया का सबसे चमत्कारी बायोकेमिकल कैंसर का इलाज चमकती हुई नीली शीशियां रखी होंगी। लेकिन जैसे ही सफेद भाप थोड़ी कम हुई, अंदर का नजारा साफ हुआ। T1 और पूजा सहगल दोनों का शरीर एक झटके में ऐसे जम गया जैसे किसी ने उन्हें बर्फ की सिल्ली बना दिया हो। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके दिमाग की सारी नसें सुन पड़ गई। सूटकेस के अंदर वो हाईटेक खांचे तो बने हुए थे और उन खांचों में शीशियां भी रखी थी, लेकिन उन शीशियों में कोई प्रोजेक्ट संजीवनी का चमकता हुआ नीला फॉर्मूला नहीं था। उन शीशियों में लाल, पीले, हरे और संतरी रंग के लिक्विड भरे हुए थे। और सबसे खौफनाक बात, एक लाल शीशी पर लिखा था रूह अफ़ज़ा, एक हरी शीशी पर लिखा था खस का शरबत, एक पीली शीशी पर लिखा था नींबू पानी, और सूटकेस के ढक्कन के अंदरूनी हिस्से पर एक बहुत ही बड़ा सफेद रंग का कागज चिपका हुआ था। उस कागज पर लाल रंग के मार्कर से मैसेज लिखा हुआ था और उस मैसेज के नीचे दहाड़ते हुए शेर का निशान बना था। मैसेज में लिखा हुआ था,
प्यास बहुत लगी होगी 10 सालों में। ये अलग अलग फ्लेवर के शरबत पीकर अपना गला तर कर लेना टीवन। असली संजीवनी तो कब की मेरी महफूज मांद में पहुंच चुकी है। तेरा खौफ, तेरी बिछाई हुई बिसात पर सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। इंतजार कर, मौत आ रही है लायन। ये नजारा, ये शरबत की शीशियां, ये लायन का खौफनाक मैसेज, ये पूजा सहगल और टी1 के गाल पर दुनिया का सबसे भयंकर, सबसे जहरीला और सबसे अपमानजनक तमाचा। पूजा सहगल पागलों की तरह चीख उठी। उसने चिल्लाकर कहा, शरबत, ये शरबत है। हम हम एक शरबत के लिए सूटकेस में अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ आए थे। उसकी आंखें फटने को हो गई। वहीं पूजा ने पागलों की तरह उन शीशियों को उठा उठाकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। क्रैश क्रैश, लाल और हरा शरबत बंकर के फर्श पर खून की तरह फैलने लगा। पूजा ने अपना सिर पीट कर कहा, उसने हमें बेवकूफ बनाया। वो लायन, वो शैतान, उसने जानबूझकर यह नकली सूटकेस हमारे हाथ लगने दिया। उसे पता था कि हम इसे चुराएंगे। उसने हमें एक जोकर बनाकर रख दिया टीवन। वहीं टीवन अपनी जगह पर किसी लोहे की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका पूरा शरीर भयंकर गुस्से से कांप रहा था। उसके नकाब के पीछे वो लाल आंखें अब साक्षात प्रलय की आग उगल रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से कस गई थी कि उसके लेदर के ग्लव्स फटने की कगार पर थे। अंडरवर्ल्ड का वो मास्टरमाइंड, जिसे लगता था कि दुनिया का सबसे चतुर और खतरनाक इंसान है, आज एक 20-25 साल के लड़के ने उसे पूरी तरह से मात दे दी। लायन ने सिर्फ उसका शिकार नहीं किया, बल्कि उसकी अक्ल, उसके खौफ और उसके रुतबे का सरेआम मजाक उड़ा दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, लायन। टी1 के मुंह से यह नाम सुनकर बहुत ही भयंकर और खौफनाक फुसफुसाहट निकली। टी1 का मन कर रहा था कि अभी इसी बंकर को अपने हाथों से तोड़ दे। वो पागलों की तरह चीखना चाहता था, लेकिन टी1 कोई आम गुंडा नहीं था। वो ट्राइडेंट कार्टेल का मास्टरमाइंड था, और एक सच्चा मास्टरमाइंड जानता है कि जब मौत सिर पर खड़ी हो तो गुस्से से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। टी1 ने गहरी रोबोटिक सांस ली और अपने उबलते हुए खून को एक झटके में बर्फ की तरह ठंडा कर लिया। उसने अपनी पिस्तौल वापस निकाली। पूजा सहगल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने पूजा की तरफ देखकर कहा, रोकर और चिल्लाकर अपना वक्त बर्बाद मत करो पूजा। लायन एक बहुत शातिर चाल चली है। हम उसके जाल में पूरी तरह फंस गए हैं। ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। वो जानता था कि हम सूटकेस खोलेंगे, और वो जानता था कि ट्रैकर हमारी लोकेशन बता देगा। टी1 की आवाज में अब वो पागलपन नहीं, बल्कि एक खौफनाक कैलकुलेशन थी। इसके बाद टी1 ने अपने कमांडोज की तरफ मुड़कर दहाड़ कर कहा, सब लोग अलर्ट हो जाओ। ये बंकर अब सेफ हाउस नहीं है, एक मौत का कुआं बन चुका है। लायन और उसके खूंखार सेनापति फरहान विक्रम हमें ढूंढते हुए इस ट्रैकर की लोकेशन पर आते ही होंगे। वो किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। उसकी बात सुनकर पूजा ने घबरा कर कहा, अब हम क्या करेंगे टी1? पूजा डरी हुई हालात में रो रही थी। टी1 ने पूजा को घसीटकर बंकर के सीक्रेट एग्जिट की तरफ ले जाकर कहा, यहां से निकलो अभी। इस संजीवनी और इस शरबत के मजाक का हिसाब हम बाद में कर लेंगे। आज की रात हमारी हार की रात है, और एक अक्लमंद शिकारी वही है जो हारने के बाद अपनी जान बचाकर वापस अपनी मांद में लौट जाए। हम यहां से भागेंगे। इसके बाद टी1 ने अपने कमांडोज को अपना आखिरी हुक्म देकर कहा, कमांडोज, सूटकोस को यही मेज पर खुला छोड़ दो। जैसे ही लायन के आदमी बंकर का दरवाजा तोड़कर अंदर आए, पूरे बंकर को C4 एक्सप्लोसिव से उड़ा देना। और शरबत के साथ साथ इस बंकर की राख भी चाटेंगे। उसकी बात सुनकर आगे से कमांडोज ने चिल्लाकर कहा, यस बॉस। इसके बाद टी1 और पूजा सहगल अपनी हार का वो जहरीला घूंट पीकर उस बंकर के पीछे वाले गुप्त रास्ते से पागलों की तरह भागे। बाहर अंधेरे जंगल में उनकी आर्म्ड मैकबे कार स्टार्ट खड़ी थी। दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी बिना कोई आवाज किए, हेडलाइट्स बंद किए, उस अंधेरी रात में मौत के मुंह में बचकर निकल गई। टी1 और पूजा सहगल की गाड़ी अभी भी उस बंकर के आउटर पैरामीटर से मुश्किल से 1 किलोमीटर ही दूर निकली होगी कि आसमान को चीरती हुई कई गाड़ियों के इंजन की भयंकर दहाड़े गूंजने लगी। काले रंग की फोर्ड एंडेवर, उसके पीछे फरहान खान और विक्रम की आधा दर्जन हथियारों से लैस एक्सयूवी गाड़ियां किसी तूफान की तरह उस बंकर के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। लेकिन गाड़ियों के ब्रेक लगने से पहले ही दरवाजे खुल चुके थे। सबसे पहले अभिनव बाहर निकला।
उसकी आंखें लाल थी। उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक असोल्ट राइफल थी और कमर में वो इटालियन डैगर। आज वो कोई रहम नहीं दिखाने आया था। उसे लगा था कि आज वो T1 का सिर धड़ से अलग कर देगा, पूजा सहगल को उसके गुनाहों की सजा देगा। तब विक्रम ने अपने लड़कों को चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, चारों तरफ से इसे घेर लो। फरहान ने चिल्लाकर कहा, कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। फरहान खान एक पागल दरिंदे की तरह अपनी मशीन गन लेकर बंकर के बाहरी लोहे के दरवाजे की तरफ भागा। अभिनव ने अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटाया और ईयरपीस में अनिका से पूछा, अनिका, लोकेशन कंफर्म करो। उधर से अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, लोकेशन कंफर्म है लायन। ट्रैकर का सिग्नल उसी बंकर के अंदर से आ रहा है। लोकेशन कंफर्म होते ही अभिनव ने उस विक्रम और फरहान को ऑर्डर देकर कहा, दरवाजा तोड़ो। फरहान के लड़कों ने दरवाजे पर कब्जे ब्रीचिंग चार्जेस लगाए। एक जोरदार झटके के साथ बंकर का भारी लोहे का दरवाजा अंदर की तरफ गिर पड़ा। धुएं और धूल का एक भयंकर गुबार उठा। अभिनव सबसे पहले उस धुएं को चीरता हुआ अपनी राइफल तान कर बंकर के अंदर घुसा। तभी अभिनव ने दहाड़ कर कहा, फ्रीज। उसके ठीक पीछे फरहान, विक्रम, उनके दर्जन कमांडोज अपनी बंदूक ताने अंदर दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही वो बंकर के अंदर घुसे, धुआं थोड़ा सा छटा। उनके सामने का नजारा देखकर वो सब अपनी जगह पर जम गए। उनकी बंदूकें हवा में तनी रह गई। बंकर पूरी तरह से खाली था। वहां कोई T1 नहीं था, कोई पूजा सहगल नहीं थी, कोई ट्राइडेंट कार्टल के किलर्स नहीं थे। वहां सिर्फ वो नीली एलईडी लाइट्स जल रही थी और बंकर के बिल्कुल बीचों बीच उस भारी स्टील की मेज पर वो टाइटेनियम का क्रायोजेनिक सूटकेस खुला पड़ा था। सूटकेस के अंदर वो लाल हरे रंग की पीले शरबत की शीशियां अपनी जगह पर रखी हुई थी और ओलायन का मैसेज वाला कागज ढक्कन पर चिपका हुआ था। अभिनव की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी राइफल नीचे की और धीरे से चलकर उस मेज के पास गया। उसने उस खुले सूट को देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ क्या हुआ है। अभिनव ने अपने दांत पीसकर बहुत गहरी खौफनाक हताशा के साथ कहा, वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। फरहान खान गुस्से में अपनी मशीन गन एक खाली कुर्सी पर मारकर बोला, शिट, हम लेट हो गए। वो शैतान हमारे पहुंचने से सिर्फ कुछ मिनट पहले यहाँ से निकल भागा। हमने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने निराश होकर अपना माथा पकड़कर कहा, लायन, ट्रैकर ने हमें बिल्कुल सही लोकेशन दी, लेकिन T1 बहुत शातिर है। जैसे सूटकेस के अंदर शरबत दिखा, वो समझ गया कि एक जाल है। वो बिना वक्त बर्बाद किए यहाँ से खिसक गया। वहीं अभिनव अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था और वो सूटकेस को देख रहा था। उसका प्लान बड़ा परफेक्ट था। उसने सूटकेस के ट्रैकर लगाकर T1 की असली मान ढूंढ ली। उसने T1 के घमंड को चूर चूर कर दिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड के इस खेल में वक्त ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। महज 2-3 मिनट के अंदर देरी से वो T1 के अपने हाथों से बचा लिया। तभी अभिनव ने शरबत की शीशी को अपने हाथ में उठाकर कहा, उसने हार मानकर भागने के लिए अपनी भलाई समझी। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रहकर एक भी सेकंड कुछ और करता तो आज उस बंकर से उसकी लाश ही बाहर जाती। उसकी बात सुनते ही आगे से विक्रम ने पूछा, अब हम क्या करें लायन? वो लोग दिल्ली में कहीं छिप गए होंगे। उन्हें ढूंढना अब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। आगे से अभिनव ने बंकर की वो शराब की शीशियां सूटकेस में रख दी। उसकी आंखों में अब कोई हताशा नहीं थी। उसकी आंखों में लायन वाली ठंडक, शातिर और जहरीली चमक वापस लौट आई थी, जो कभी नहीं हार मानती थी। अभिनव ने अपनी राइफल को अपनी पीठ पर टांग कर कहा, शेर का शिकार जब एक बार उसके पंजों से फिसल जाए विक्रम, तो शेर निराश नहीं होता। वो बस अपनी अगली छलांग को और भी जानलेवा बना लेता है। ये कहते हुए अभिनव मुड़ा और उसने बंकर के दरवाजे की तरफ बढ़कर कहा, T1 और पूजा सहगल को लग रहा है कि आज रात वो बचकर निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज रात मैंने सिर्फ उनका प्रोजेक्ट संजीवनी का सपना नहीं तोड़ा, मैंने उनके दिमाग में ऐसा खौफ भर दिया है जो उन्हें सोने नहीं देगा। अब वो छिपेंगे, गलतियां करेंगे और जब वो अपनी चाल चलेंगे। अभिनव की आवाज में ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो आने वाली प्रलय की गवाही दे रहा था। अभिनव ने बंकर के बाहर उस गुप्त अंधेरे जंगल की तरफ देखकर कहा, तब मैं उन्हें कोई शरबत नहीं दूंगा। तब मैं साक्षात उनकी मौत बनकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। और ये जंग खत्म नहीं हुई है फरहान, ये तो अभी शुरू हुई है। कपूर मैशे से निकली हुई इंतकाम की आग अब पूरी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को अपनी लपेट में ले चुकी थी। आज रात लायन ने T1 को अपनी अकल से मात दी, लेकिन खून का वो आखिरी हिसाब, वो 15 साल पुराना कर्ज अभी भी बाकी था। वो कर्ज अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर चुकाया जाने वाला था
जिसकी कल्पना शायद T1 ने भी नहीं की होगी। उस खाली और वीरान बंकर के अंदर जहां कुछ पहले मौत का और जीत का एक खौफनाक खेल खेला जा रहा था, अब सिर्फ एक सन्नाटा, शरबत की उन शीशियों से उठने वाली मीठी और ले चिढ़ाने वाली महक बाकी थी। अभिनव उस टाइटेनियम सूट को आखिरी बार देखा। यह सच था कि T1 अपनी चालाकी से बच निकला, लेकिन अभिनव की आंखों में अब हार का कोई मलाल नहीं था। उसके अंदर का वो शिकारी अब और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था, क्योंकि अब वो जानता था कि T1 डरा हुआ है। जब दुश्मन डरता है तो वो छिपता है। अभिनव अपनी राइफल को कंधे पर टांग कर बंकर से बाहर निकला। बाहर अंधेरा अब सुबह की पहली धुंधली रोशनी में बदलने लगा। हवा में रात की ठंडक और बारूद की हल्की गंध थी। बंकर के बाहर फरहान खान द बीस्ट, विक्रम अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। उनके चेहरों पर हताशा थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा शिकार उनके हाथों से फिसल गया। विक्रम ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, छोटे मालिक, हमने आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में अपने लड़के दौड़ा दिए, लेकिन T1 की गाड़ी का कोई सुराग नहीं। वो लोग किसी भूत की तरह गायब हो गए। आगे से अभिनव ने अपनी एंडेवर के बोनट पर हाथ रखा। उसकी आंखें दिल्ली के उस धुंधले आसमान को चीर रही थी। अभिनव की आवाज में ऐसा फौलादी संकल्प था जिसने उसके दोनों सेनापतियों को अंदर से फिर से आग भर दी। उसने ऑर्डर देकर कहा, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं विक्रम। T1 और पूजा सहगल इसी शहर में है। वो भागकर जेना नहीं जा सकते, क्योंकि संजीवनी अभी यही है और उनका गुरूर टूट चुका है। वो छिपेंगे, दिल्ली के किसी ऐसी अंधेरी गली में छिपेंगे जहां हमारे रडार नहीं पहुंच सकते। ये कहते हुए अभिनव ने फरहान की तरफ देखा। अभिनव का लहजा एक सम्राट के ऑर्डर की तरह गूंजा। फरहान, अपनी स्टेट आर्मी के एक एक लड़के को सड़कों पर उतार दो। दिल्ली का हर वो खबरी, हर वो गुंडा, वो स्टोरिया जो अंडरवर्ल्ड की खबर रखता है, उसकी गर्दन पकड़ो। मुझे पूजा सहगल और नकाबपोश का पता चाहिए। शहर के हर चप्पे को छान मारो, हर कोई सुराग ना दे तो उसकी हड्डियां तोड़ दो, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। उसकी ये बात सुनकर फरहान ने अपनी मशीन गन के ट्रिगर पर हाथ रखकर एक खूंखार दरिंदे की तरह कहा, आज सूरज ढलने से पहले पूरी दिल्ली का अंडरवर्ल्ड आपके कदमों में उनका सुराग लेकर हाजिर होगा लायन। इसके बाद अभिनव ने दूसरे वजीर की तरफ मुड़कर कहा, और विक्रम, तुम डॉक्टर सान्या और फॉर्मूले की सुरक्षा को लेवल ब्लैक पर कर दो। चांद अंसारी अंकल को बेहतरीन मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। कोई भी बाहरी इंसान छतरपुर के हमारे मेन सेफ हाउस के 2 किलोमीटर के रेडियस में भी नजर नहीं आना चाहिए। आगे से विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, जी लायन, मैं अभी निकलता हूँ। अभिनव ने कान में लगे वायरलेस ईयरपीस को दबाकर कहा, अनिका। वह छतरपुर के बेसमेंट में रात भर से जाग रही अनिका की तुरंत आवाज आई, यस लायन, मैं तुम्हारी कमांड का इंतजार कर रही थी। तभी अभिनव ने आगे निर्देश देकर कहा, अपने डार्क वेब के सारे राउटर्स और सर्वर्स को फुल कैपेसिटी पर डाल दो। पूजा सहगल, विक्टर और गुरले, इन तीनों के जितने भी पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने भी ऑफ द ग्रिड फोन नंबर्स हैं, सबको ट्रेस करना शुरू करो। T1 के साइबर सिस्टम्स को भेदने की कोशिश करो। वो लोग कोई ना कोई डिजिटल गलती जरूर करेंगे, और जब वो करेंगे तो मुझे उनकी लोकेशन चाहिए। आगे से अनिका ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देकर कहा, मैं दिल्ली के सारे सेलुलर टावर्स को बाईपास कर रही हूँ अभिनव। वो जमीन के नीचे भी छिपे होंगे तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। उसकी यह बात सुनकर अभिनव ने तुरंत कहा, वेरी गुड। उसने फरहान और विक्रम को अपने अपने पोजीशन संभालने का इशारा किया और खुद अपनी काले रंग के फोर्ड एंडेवर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन ने एक भारी दहाड़ मारी और गाड़ी धूल उड़ाकर उस वीरान जंगल से निकलकर कपूर मैंशन की तरफ दौड़ पड़ी। अभिनव जानता था कि अब असली जंग दिमाग की है। इधर लायन अपनी फौज को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहा था, और उधर T1 और पूजा सहगल मौत के खौफ से भागकर दिल्ली के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और गंदे इलाके में पहुंच चुके थे। ये पुराने दिल्ली का एक बहुत ही तंग, भीड़ भाड़ वाला और मलिन इलाका था। यहाँ की संकरी गलियों में बहुत ही गाड़ियां भी नहीं घुस सकती थी। एक पुरानी जर्जर और सीलन भरी 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर पर एक छोटा सा फ्लैट था, और इस फ्लैट के अंदर की बदबू और घुटन किसी की भी उल्टी करवा दे। लेकिन आज ट्राइडेंट कार्टेल का वो खौफनाक नकाबपोश मास्टरमाइंड, T1 और अपेक्स लाइफ साइंसेज की वो अरबपति महारानी पूजा सहगल इसी सड़े हुए फ्लैट में जमीन पर बिछी हुई अपनी दरी पर बैठे थे। उनके साथ गुरलीन भी थी। ये फ्लैट किसी गुंडे या अंडरवर्ल्ड के आदमी का नहीं। ये फ्लैट सीमा नाम की एक आम और गरीब औरत का था। सीमा, जो बचपन से गुरलीन के साथ
एक ही अनाथालय में पली बड़ी थी। जब पूजा सहगल और T1 को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तब गुरलीन को अपने इस बचपन की दोस्त की याद आई। गुरलीन जानती थी कि लायन के रडार या उसके खबरी कभी भी इस तंग गली की एक गरीब औरत तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट था। सीमा बेचारी डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई कांप रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दोस्त के साथ काले नकाब वाला खौफनाक शैतान और ये अमीर औरत उसके घर में क्या कर रहे हैं। तभी गुरलीन ने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम बाहर जाओ और नजर रखो कि गले में कोई संदिग्ध आदमी तो नहीं। गुरलीन ने सीमा को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे के अंदर सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था। पूजा सहगल पागलों की तरह कमरे में टहल रही थी। उसका वो ब्लड रेड गाउन अब धूल और कीचड़ से सन चुका था। पूजा सहगल ने अपने बाल नोच कर चीख कर कहा, हमें गटर में छिपे हैं T1। मेरा खरबों का साम्राज्य तबाह हो गया। मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। हम यहाँ एक भिखारिन के घर में जान बचाकर दुबके हुए हैं। उस अभिनव गुप्ता, उस लायन ने हमें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। वहीं T1 उस अंधेरे कमरे में एक कोने में खड़ा था। उसने अपना वो भारी लेदर ओवरकोट उतारा नहीं था, बस अपना काला नकाब थोड़ा ढीला कर लिया, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में था। T1 ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि उसके लेदर ग्लव्स चटकने लगे। उसने गुस्से में कहा, वो संजीवनी, वो फॉर्मूला, 10 साल का मेरा सपना। उस लड़के ने मुझे शरबत की शीशियां थमाकर मेरा मजाक उड़ाया है। उसने मेरे खौफ का एक जोक बना दिया। पूजा, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। T1 की आवाज में एक ऐसा जहरीला गुस्सा था जो कमरे की हवा को और भी ज्यादा दम घोटू बना रहा था। उसकी ये बात सुनकर आगे से पूजा सहगल ने लगभग रोकर पूछा, तो अब हम क्या करें? वो हमें ढूंढ लेगा। उसके पास पूरी दिल्ली का अंडरवर्ल्ड है। हम यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। वहीं T1 अपनी जगह से आगे बढ़ा और वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसका मास्टरमाइंड दिमाग अब एक नई, बहुत ही नीच और खौफनाक रणनीति बुनने लगा था। T1 ने एक शैतानी और रोबोटिक हंसी हंसकर कहा, लायन सोचता है कि अब वो अजय है। उसे लगता है कि संजीवनी लॉन्च करके और हमें भगाकर जंग जीत ली है, लेकिन वो भूल गया है कि एक इंसान जितना बड़ा बनता है, उसकी कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। अब क्या करेगा लायन, और क्या करेगा ये T1? क्या कोई रणनीति फैल करेगी लायन के प्लान को? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं